मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टडी इकोनॉमिक्स। यह इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी। इस स्टोरी का पर्पस है आपको इंट्रोड्यूस कराना कुछ खास चीज़ों के बारे में जो प्रोडक्शन से संबंधित हैं या फिर उत्पादन से संबंधित हैं। यह स्टोरी एक काल्पनिक गांव की है जिसका नाम पालमपुर है। फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। खेती यहाँ का मुख्य कार्य है या फार्मिंग यहाँ का मुख्य कार्य है। हियर सेवरल अदर्स एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे मेन एक्टिविटी की जाती हैं स्मॉल स्केल पर, जिसमें डेली फार्मिंग है और ट्रांसपोर्ट है। आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। ये सब एक लिमिटेड स्केल पर की जाती हैं यहाँ पर। दीज पर्पस एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। ये एक्टिविटी विभिन्न प्रकार का प्रोडक्शन देती है, अलग अलग टाइप के रिसोर्स प्रदान करती हैं। नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे ही हम कहानी को पढ़ते हैं पालमपुर की, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्स कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज। हम जानते हैं पाएंगे कि कैसे अलग अलग तरह के रिसोर्स कंबाइंड होकर प्रोड्यूस होते हैं और एक अच्छे गुड्स का निर्माण करते हैं। यहाँ गुड्स का मतलब सामान से है, GOODS, गुड्स, और सर्विस प्रदान करते हैं इस विलेज को। आइए परिचय करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं इससे। पालमपुर इज ए वेल कनेक्टेड विद नेबर विलेज एंड टाउन। पालमपुर आसपास के गांव और टाउन से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा है। रायगंज एक बड़ा गांव है जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छे से यहाँ से रोड से कनेक्ट हैं। रायगंज के पास ही एक स्मॉल टाउन है जिसे शाहपुर के नाम से जाना जाता है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम बुक्कट, टांगाज, बोगीज loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractor and truck। विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट यहाँ पर विजिबल होते हैं। ये बैलगाड़ी भी हो सकता है। इसके अलावा तंगा, बुग्गी, जो बैल द्वारा या फिर आपके यहाँ पर भैंसे द्वारा खींचा जाता है। इन सब सामानों में विभिन्न प्रकार की कमोडिटी ले जाई जाती हैं, जिसमें गुड़ वगैरह होता है। इसके अलावा यहाँ पर मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, जीप और ट्रैक्टर्स, साथ ही साथ ट्रक वगैरह भी इस रोड पर चलते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। यहाँ पर 450 फैमिलियाँ इस गांव में निवास करती हैं जो अलग अलग कास्ट की हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village। 80 जो अपर कास्ट फैमिली हैं वे मेजॉरिटी रखती हैं और अधिकतर भूमि गांव की इनके पास ही है। Their house some of them quite large। इनके जो घर हैं काफ़ी बड़े हैं। ये ब्रिक्स से बने हैं, सीमेंट और प्लास्टर से बने हैं। जब भी कि SC/ST से बिलोंग करने वाले कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, वे 1/3 हैं इस पॉपुलेशन का, और ये गांव के कॉर्नर में निवास करते हैं। ये छोटे हाउसों में रहते हैं, विच आर मड और एंड स्ट्रॉ, जो मिट्टी और फूस के बने रहते हैं। मोस्ट ऑफ हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन है। Electricity power all the tube-well in the field and is used in various type of small business। खेतों में सभी ट्यूबवेल वगैरह बिजली से ही चलती हैं। इनका उपयोग छोटे कार्य करने में या फिर छोटे छोटे फैक्ट्रियों के अंतर्गत
स्मॉल बिजनेस के अंतर्गत किया जाता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल हैं पालमपुर के पास 2 और एक हाई स्कूल है। There is primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर रोगियों का उपचार किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबाउट शोल दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड। इस डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि पालमपुर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप क्षेत्र है। यहाँ पर अच्छे रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन सिंचाई के कार्य होते हैं, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। आप अपने आसपास के गाँव से इसकी तुलना भी कर सकते हैं कि आसपास के गाँव में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। एक The story of Palapur, an imaginary village, will take us through the different type of production activity in the village. पालमपुर की एक कहानी एक काल्पनिक कहानी है जो आपको बताती है कि किस तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी इस विलेज में की जाती है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। सबसे पहले तो सभी गाँवों की जो सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है या खेती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटी इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा छोटी मोटी और भी बहुत सारी फार्म हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि छोटी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आपके आसपास आपने पत्तल वगैरह बनते हुए देखा होगा या दोने वगैरह की फैक्ट्री देखी होगी या चम्मच बनने वाली फैक्ट्री। ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग यहाँ पर मुख्य हैं। वी शैल टेक ए लॉक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटी। हम इन सभी एक्टिविटियों पर एक बार ध्यान देंगे। आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके से जनरल चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाती है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ द प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ खास चीज़ों का और वस्तुओं का होना ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि 4 मुख्य वस्तुएं वे कौन कौन सी हैं जो हमें चाहिए होती हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी भूमि की होती है, लैंड की होती है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स, पानी, जंगल और मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी लेबर की होती है। जो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में हमारी मदद करती हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंतर्गत बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। अदर एक्टिविटी रिक्वायर्ड वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी भी हैं जिसमें वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो मैनुअल वर्क कर सकें। ईच वर्कर्स इज प्रोवाइडेड द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। प्रत्येक उत्पादन के लिए श्रम या फिर मेहनत की ज़रूरत होती है जो लेबर द्वारा किया जाता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी या फिजिकल कैपिटल की। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की प्रत्येक स्टेज पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। वाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत कौन कौन से आपके आइटम आते हैं, आइए जानते हैं। टूल्स, मशीन और बिल्डिंग।
ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी स्पेशल टूल्स सच एज ए फार्मर प्लॉग टू sophisticated machine such as generator, turbine, computer, etc. Tools machine building can be used in production over many years and called fixed resource. किसान के हल से लेकर अच्छी मशीनों तक जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। इन औजारों, मशीनों या भवनों का से प्रोडक्शन के अंतर्गत वर्षों तक इनका प्रयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि इन्हें फिक्स रिसोर्स या फिर फिक्स कैपिटल कहा जाता है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, कच्चा माल या फिर पैसा प्रोडक्शन की दूसरी ज़रूरत है। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn यूज बाय द वीवर्स एंड द क्ले यूज बाय द पोटर। प्रोडक्शन के अंतर्गत कच्चा माल की ज़रूरत होती है, जैसे धागे का निर्माण बुनकरों द्वारा जो कपड़े बुनते हैं, और साथ ही साथ कच्ची मिट्टी का उपयोग किसी कुम्हार द्वारा जो बर्तन बनाते हैं किया जाता है। आल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं पेमेंट के लिए। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कच्चा माल और पैसा वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। अनलाइक टूल, मशीन एंड बिल्डिंग, देयर आर यूज अप इन प्रोडक्शन। और जबकि अलग अलग तरह की चीज़ें, औजारें, मशीनें या भवनों से उत्पादन क्रिया के दौरान ये समाप्त हो जाती हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि रॉ मटेरियल किसी भी तरह का प्रोडक्शन करते हुए ख़त्म हो जाता है, जबकि फिक्स कैपिटल वर्क करने के बाद भी बना रहता है। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यहाँ पर एक चौथी आवश्यकता भी है। यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट एदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। चौथी आवश्यकता के रूप में बाजार की बिक्री के लिए आपको नॉलेज होनी आवश्यक है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों का यूज करते हुए अपने सामान को मार्केट में सेल करेंगे। दिस डे इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इन दिनों इसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम और भी अच्छे से जानेंगे अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लैंड का यूज किया जा रहा है, लेबर का यूज किया जा रहा है और फिक्स कैपिटल के रूप में मशीनों का यूज किया जा रहा है। ए फैक्ट्री विद सेवरल लेबर एंड मशीन, एक फैक्ट्री जिसमें बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं और मशीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। प्रत्येक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के जरिए, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आप खुद समझ सकते हैं, भूमि की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर प्रोडक्शन होगा, इसके अलावा लेबर की ज़रूरत होगी जो उस पर कार्य करेगा, फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत होगी जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा रॉ मटेरियल के रूप में या फिर आपके इनकम के रूप में। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल या फिर लोगों की नॉलेज की ज़रूरत होगी, स्किल्स की ज़रूरत होगी जिसके बेस पर भी कार्य करेंगे। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
पालमपुर की कहानी के अंतर्गत हम जानेंगे पहले 3 फैक्टरों के बारे में प्रोडक्शन के। फॉर कन्वेंस वी विल रेफर टू फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन द चैप्टर, और साथ ही साथ हम फिजिकल कैपिटल को यहाँ पर कैपिटल वर्ड से ही यूज करेंगे इस चैप्टर में। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती। लैंड इज फिक्स, यहाँ पर भूमि फिक्स है, बढ़ नहीं रही है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग मेन एक्टिविटी है यहाँ पर पालमपुर में। 75% लोग यहाँ पर कार्य करते हैं फार्मिंग पर ही, अपनी जीविका चलाते हैं, जीवन भर से उसी पर निर्भर हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर, या तो वे किसान हैं या फिर किसान के रूप में कार्य करने वाले मजदूर हैं। दे वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फार्म। ये बहुत अच्छे से खेतों के अंतर्गत प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिस कॉन्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन याद रखिए कृषि या फिर फार्मिंग के अंतर्गत जो प्रोडक्शन होता है उसमें विभिन्न प्रकार की कठिनाई देखने को मिलती हैं। सबसे पहले लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस फिक्स। जो आपका खेती करने की भूमि है वह सभी जगह फिक्स है। 1960 में पालमपुर के अंतर्गत कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा था लैंड का, या फिर ये कहा जा सकता है कि पालमपुर के अंतर्गत 1960 में जो भूमि है उसका कोई भी विस्तार नहीं हुआ था। By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivated land. लेकिन इसके कुछ समय पश्चात ही गांव की कुछ वेस्ट भूमि को जो बंजर हो चुकी थी उसे खेती योग्य बनाया गया। There exists no further scope to increase farm production by bring new land under cultivation. नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाने की अब गुंजाइश नहीं रही है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। सबसे स्टैंडर्ड यूनिट जो भूमि को मापने की है वह हेक्टेयर है। थ्रो इज द विलेज यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, और आपके क्षेत्र में इसे बीघे या फिर गुंठा आदि शब्दों से बताया जाता है। कुछ जगह पर जैसे कि पंजाब में इसे किले से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ए स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। 1 हेक्टेयर की भूमि मुख्य रूप से अपनी एक साइड 100 मीटर की साइड को दर्शाती हैं, और टोटल अगर स्क्वायर की बात करें तो यह 10,000 स्क्वायर किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। क्या आप कंपेयर कर सकते हैं आपकी स्कूल की भूमि को 1 हेक्टेयर के क्षेत्र से? ये 1 हेक्टेयर में कितना क्षेत्र होता होगा? इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सम लैंड। वह कौन सा तरीका हो सकता है जो एक ही भूमि से अधिक पैदावार प्राप्त की जा सके? यह तरीका हम वर्षों से निभाते आ रहे हैं। एक ही भूमि से अलग अलग तरह की फसलें प्राप्त करके अलग अलग पैदावार प्राप्त करके या अलग अलग तरह की क्रॉप्स उस पर बोकर हम ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रो आर फैसिलिटी अवेलेबल पालमपुर वुड रिसेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जहाँ पर फसलें पैदा की जाती हैं यहाँ पर उस तरह की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं
पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग का गांव की तरह लगता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, सभी भूमि खेती योग्य हैं। नो लैंड इज लेफ्ट एडल, कुछ भी क्षेत्र खाली या बेकार भूमि के रूप में नहीं छोड़ा गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, रेनी सीजन के दौरान यहाँ पर किसान ज्वार और बाजरा बोते हैं जो खरीफ की फसल है। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड्स, ये पौधे दुधारू जानवरों के भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं या फिर कैटल्स के फीड के रूप में यूज किए जाते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर में यहाँ पर आलू की खेती होती है। इन द विंटर सीजन रबी, सर्दियों के समय में रबी नामक फसल का उत्पादन होता है जिसके अंतर्गत आपका गेहूँ आते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोडक्शन फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। यहाँ पर जो किसान हैं पालमपुर के, वे इतना गेहूँ बोते हैं कि जो उनकी फैमिली के कंजप्शन के लिए भी पर्याप्त हो और साथ ही साथ वे उसे बाकी बचे गेहूँ को रायगंज की मंडी में भी बेच देते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोट टू शुगर केन विच इज हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर, कुछ हिस्से में गन्ने की खेती भी की जाती है जो साल में एक फसल देती हैं। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शुगर केन कच्चे रूप में या कच्चे मटेरियल के रूप में यूज होता है जिससे गुड़ बनता है और यह शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ए ईयर इन पालमपुर इज यूज टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पालमपुर में एक ही साल में किसान 3 तरह की अलग अलग फसल प्राप्त कर लेता है क्योंकि यहाँ पर जो इरिगेशन का तरीका है या सिंचाई का तरीका है वह काफ़ी विकसित है, या फिर ये कहा जा सकता है यहाँ पर ट्यूबवेल से सिंचाई हो जाती है जिसके कारण आराम से 3 फसलें साल में किसान प्राप्त कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर, यहाँ तक कि बिजली भी बहुत जल्द ही पालमपुर में आ गई थी। इट मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यही कारण है कि यहाँ पर इरिगेशन का जो सिस्टम है काफ़ी हद तक सुधर गया। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज बाय फार्मर टू ग्रो वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड, किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालते थे, जैसे कि आपने पहले देखा भी होगा एक चक्र सा होता था और उससे पानी निकलता रहता था, कई बार फिल्मों में दिखा भी देते हैं। और इसके बाद पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल, इसके बाद लोगों ने बिजली से चलने वाली ट्यूबवेलों को देखा, ये सिंचाई करने के लिए काफ़ी अच्छी थी। लार्ज एरिया ऑफ लैंड वर इफ़ेक्टिवली इरिगेट, बहुत बड़ा एरिया खेती का आसानी से इससे सिंचित हो जाता था या फिर आराम से उसमें पानी पहुंच जाता था। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वाज इंस्टॉलेड बाय द गवर्नमेंट, पहली कुछ ट्यूबवेलें गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई। सोन हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल, इसके बाद लोगों ने प्राइवेट ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टीवेशन एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वार इरिगेटेड, और 1970 के आसपास हम देख सकते हैं कि 200 हेक्टेयर के पूरे क्षेत्रों की अब जुताई इसके द्वारा ही होने लगी थी। Not all villages in India has such high level of irrigation.
भारत के सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। कुछ क्षेत्रों में नदियों के माध्यम से सिंचाई होती है। ऐसे क्षेत्र आपके पठारीय क्षेत्र, प्लेट्यू एरिया और दक्कन के प्लेट्यू एरिया होते हैं, जहाँ पर सिंचाई कम होती है या फिर इरिगेशन कम होती है। ऑफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया इन द कंट्री ए लिटिल लेस देन 40%। यहाँ पर कृषि के क्षेत्र लगभग 40% कम हैं, जहाँ पर सिंचाई होती है। इन द रिमेन एरिया फार्मर इज लार्जली डिपेंड ऑन रेनफॉल। और इसके बाद क्षेत्र भूमि पर या क्षेत्र एरिया पर लोग बारिश के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। इसे यहीं तक रखते हैं और कल